अंग्रेजों ने भारत पर 200 सालों तक राज किया और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से पर लंबे समय तक ब्रिटिशर्स का राज रहा। लेकिन भारत का एक पड़ोसी देश है नेपाल, जिस पर अंग्रेजों ने कभी राज नहीं किया। उन्होंने कभी इस छोटे से देश को गुलाम नहीं बनाया। जब भारत के बड़े बड़े धुरंधर योद्धाओं को हराने में अंग्रेज कामयाब हो रहे थे, तो फिर नेपाल को उन्होंने कभी ब्रिटिश टेरिटरी का हिस्सा क्यों नहीं बनाया। इसके बारे में नेपाली अल्ट्रा नेशनलिस्ट का तो यहाँ तक कहना है कि ब्रिटिशर्स ओपन वारफेयर में नेपाल के सामने खड़े ही नहीं हो पाते, इसीलिए वो नेपाल पर शासन नहीं कर पाए। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या इतिहास के तथ्यों से भी यही सच सामने आता है? इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे और समझना होगा कि नेपाल कभी गुलाम क्यों नहीं हुआ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके पीछे की पूरी सच्चाई। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1768 में, जब नेपाल के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल का यूनिफिकेशन कर दिया था और किंगडम ऑफ नेपाल की स्थापना की थी। किंगडम ऑफ नेपाल को गोरखा किंगडम भी कहा जाता है। 1757 में पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर कब्जे के अभियान को शुरू कर दिया था। ऐसे में नेपाल को टेरिटरी ना बनाने की वजह समझने के लिए हमें ब्रिटिश रूल के नेचर को समझना होगा। ब्रिटिश शासन में दो तरह की टेरिटरीज हुआ करती थी। एक वो जहां अंग्रेज सीधे तौर पर खुद शासन किया करते थे, जैसे कि बंगाल, और दूसरी तरफ वो टेरिटरीज होती थी जहां अंग्रेज भारतीय शासकों को अपना प्रतिनिधि बनाकर अपने हिसाब से नियम कानून बनवाते थे, जैसे कि राजपूताना रीजन्स। ऐसी टेरिटरीज पर भी आधिपत्य अंग्रेजों का ही होता था, लेकिन वहाँ के रूलर इंडियन शासक ही होते थे। अंग्रेजों का मानना था कि किसी भी देश को सरवाइव करने के लिए उसकी प्रॉपर पॉलिटिकल बाउंड्री होनी चाहिए जो स्टेट्स को अलग करती। लेकिन उस समय नेपाल में राज कर रहे गोरखा लोगों के लिए पॉलिटिकल बाउंड्रीज का कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उनके लिए बाउंड्री का मतलब सिर्फ एक जियोग्राफिकल बॉर्डर से था। अभी फिक्स्ड पॉलिटिकल बाउंड्री को लेकर विचारों का ये मतभेद अंग्रेजों और नेपाली दोनों के लिए समस्या पैदा कर रहा था। यहाँ तक कि जब आगे चलकर एंग्लो नेपाल वॉर हुआ तो ये इशू वॉर के पीछे के कई कारणों में से एक था। क्यों हुई थी ये वॉर, क्या थी इसके पीछे की वजह और कैसे इस वॉर के बाद अंग्रेजों और नेपाली लोगों की इक्वेशन बदल गई, आइए समझते हैं। एंग्लो नेपाल वॉर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इस वॉर के पीछे का कारण था बॉर्डर डिस्प्यूट। वहीं इसकी दूसरी वजह थी अंग्रेजों का तिब्बत से होने वाला ट्रेड। असल में ब्रिटिशर चाहते थे कि उन्हें तिब्बत के साथ डायरेक्ट ट्रेड करने दिया जाए, जबकि गोरखा किंगडम चाहता था कि ट्रेड उनके यानी नेपाल के थ्रू हो। ऐसी परिस्थिति में उनकी टेरिटरी से ट्रेड होने की वजह से उन्हें भी फायदा मिलता। दोस्तों, इस वॉर की तीसरी वजह थी पॉलिटिकल सेफ्टी, क्योंकि भारत में अंग्रेजों को सिखों और मराठाओं से खतरा था। ऐसे में अगर वो नेपाल से भी पंगा लेने की कोशिश करते तो वो दोनों ओर से घिर सकते थे और इसीलिए उनका उद्देश्य था नेपाल के साथ संबंधों को न्यूट्रलाइज करना। और इन्हीं सब कारणों से 1814 में ब्रिटिश और नेपालियों के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के बाद गोरखाओं का बहुत नुकसान हुआ और अंत में 1816 में दोनों पक्षों के बीच ट्रीटी ऑफ सिगोली साइन की गई। इस ट्रीटी के बाद नेपाल की लगभग 1/3 टेरिटरी अंग्रेजों के हिस्से में चली गई और नेपाल की सीमाएं तय कर दी गई। ब्रिटिशर्स के हिस्से में जो टेरिटरीज आई थी उनमें सबसे इम्पोर्टेंट थी आज के समय में उत्तराखंड की कुमाऊं गढ़वाल रीजन और सिक्किम। इन दोनों टेरिटरीज के ब्रिटिशर्स के कब्जे में आते ही उनके लिए चीन और तिब्बत के साथ व्यापार का रास्ता साफ हो गया था। आने वाले 30 सालों तक दोनों पक्षों के बीच शांति बनी रही। इन 3 दशकों में भी नेपाली कोर्ट और काठमांडू में रहने वाले लोगों के बीच लगातार पॉलिटिक्स चल रही थी। कोर्ट 2 हिस्सों में बंट गया था। एक का मानना था कि अंग्रेजों का साथ स्वीकार कर लेना चाहिए, वहीं दूसरा ग्रुप ये मानता था कि उनके खिलाफ युद्ध करना चाहिए। लेकिन उस समय नेपाल के सबसे प्रभावशाली मंत्री भीमसेन थापा ने इन दोनों ही पक्षों को दूर रखा। 1846 तक सब ठीक और शांत था, लेकिन फिर नेपाल में राणा डायनेस्टी की स्थापना होने के साथ ही वहां ऐतिहासिक बदलाव हुए। राणा डायनेस्टी ने नेपाल में समग्रवादी व्यवस्था की स्थापना की, यानी कि सभी विपक्ष को खत्म कर दिया जाए और पूरे सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया जाए। अब नेपाल में नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग रेवेन्यू कमाने के लिए किया जाता था। 1853 में जब भारत में रेलवे सिस्टम सेटअप किया जा रहा था तो उसके लिए टिम्बर नेपाल से ही लिया जाता था। इससे नेपाल को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था और यहीं से शुरू हुई अंग्रेज़ों और नेपाल के बीच वो इक्वेशन जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने कभी
नेपाल पर राज करने का सोचा ही नहीं, या फिर यूँ कहें कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। राणास और ब्रिटिशर्स। राणास के सत्ता में आने के बाद उन्होंने ब्रिटिशर्स को अलाइज की तरह समझने का ऑप्शन चुना। इसकी दो वजहें थी। एक तो राणा डायनेस्टी का ओरिजिन नेपाल के बाहर का था, तो वहाँ के लोगों को कंट्रोल करने के लिए उन्हें अंग्रेज़ों की मदद की ज़रूरत थी। इसके बाद राणाओं का मेजर रोल आया 1857 में, जब भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। 1814 में गोरखाओं के साथ युद्ध के बाद से अंग्रेज़ों को उनकी सैन्य ताकत का अंदाजा तो हो ही गया था, और इसीलिए उन्होंने 1816 से गोरखास को मिलिट्री में भर्ती करना शुरू कर दिया। विद्रोह के दौरान गोरखा यूनाइट्स ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसके अलावा लखनऊ सीज में भी राणा ने अंग्रेज़ों को मिलिट्री असिस्टेंस दिया। मई से नवंबर 1857 तक चले लखनऊ सीज के दौरान अंग्रेज़ों ने अपनी रेजिडेंसी को विद्रोहियों से बचाए रखा, और ये सब संभव हो पाया था सिर्फ और सिर्फ नेपालियों की मदद से। और उनकी इस मदद के लिए नेपाल के शासक जंग बहादुर को नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ बाथ की उपाधि से नवाजा गया। यानी अब तक नेपाल ब्रिटिश का अलाई बन चुका था। जनवरी 1858 तक दिल्ली में विद्रोह लगभग खत्म हो गया था, लेकिन अवध और मध्य भारत में विद्रोही अब भी एक्टिव थे। 1858 में ब्रिटिश नेपाली फोर्स ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया। उस समय लखनऊ ही विद्रोहियों का गढ़ था। जून तक मुख्य विद्रोही जैसे मोहम्मद अहमदुल्ला और रानी लक्ष्मीबाई का भी पतन हो चुका था, लेकिन कुछ नेता जैसे नाना साहेब और बेगम हजरत महल अभी भी झुकने को तैयार नहीं थे। ये सभी नेता तराई रीजन से नेपाल की ओर गुरिल्ला वॉर के उद्देश्य से गए। इन्होंने नेपाल के राजाओं से अंग्रेजों के खिलाफ साथ देने को कहा, लेकिन नेपाली राजाओं ने उनकी बात नहीं मानी, और फाइनली 1859 में जंग बहादुर ने तराई रीजन में छुपे सभी विद्रोहियों को या तो मार दिया या पकड़ लिया, और इस तरह विद्रोह का अंत हो गया। और इसके साथ ही राणास और अंग्रेजों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। नेपाल का ब्रिटिशर्स का साथ देने का एकमात्र उद्देश्य था उनका फ़ायदा, लेकिन राणा ने कभी अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। उल्टा रेबेलियंस को ख़त्म करने के बदले उन्हें कुछ टेरिटरीज और ग्रांट जरूर दिए गए। लेकिन जंग बहादुर अब भी खुश नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। अगर हम भारत की बात करें तो राजपूताना जैसे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स भले ही इंटरनली इंडिपेंडेंट रहे हों, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ पर अंग्रेजों की ही चलती थी। लेकिन नेपाल के बारे में अंग्रेजों ने ये बात कभी भी स्पष्ट तौर पर कही नहीं। इसी डाउट के चलते नेपाल की कोई भी खास इंटरनेशनल लाइफ नहीं थी। राणा डायनेस्टी के अगले लीडर चंद्र शमशेर सिंह थे, जिन्होंने 1901 से 1929 तक राज किया। उन्होंने अंग्रेजों का साथ देने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अपने सैनिक भेजे, जिसके बाद जून 1920 में ब्रिटिशर्स ने नेपाल को अनरिस्ट्रिक्टेड इंडिपेंडेंस देने की बात की, और 1923 में नेपाल ब्रिटिश ट्रीटी साइन की गई। इस ट्रीटी में अंग्रेजों ने पहली बार ये माना कि नेपाल इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर अपनी खुद की पॉलिसी बना सकता है। ये नेपाल के रूलर चंद्र शमशेर की डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि असल में अंग्रेजों को नेपाल को कॉलोनाइज करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि 1814 के वॉर के बाद उन्होंने अपने इंटरेस्ट के क्षेत्रों पर तो कब्जा कर ही लिया था। इसके अलावा राणा डायनेस्टी के आने के बाद से उन्हें नेपाल से मैन पावर और नेचुरल रिसोर्सेज भी मिल रहे थे, इसीलिए उन्होंने इसको कॉलोनाइज करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।